प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11वीं एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी गणित के पहले अध्याय समुच्चय के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर सर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमारे पाठ का नाम है समुच्चय। सबसे पहले हम समुच्चय की डेफिनेशन देखते हैं कि समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित का मतलब क्या है। सबसे पहले समूह क्या है। समूह व्यक्तियों का हो सकता है, संख्याओं का हो सकता है, किताबों का समूह हो सकता है, बच्चों का समूह हो सकता है। लेकिन समूह को हम समुच्चय कब कहेंगे, जब वो सुपरिभाषित होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अब ये जो समूह है ये समुच्चय है कि नहीं है, ये हम देखते हैं। ये समूह समुच्चय है क्योंकि ये सुपरिभाषित है। अगर आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर क्या है, यानी जो वोवेल्स है वो, तो वो बोलेगा एक तो ए, ई, आई, ओ, यू। ये स्वर सबके लिए एक है। कोई भी अपनी मर्जी से अपना ज्ञान इसमें नहीं बांट सकता है। इसका मतलब जो स्वरों का समूह है वो एक समुच्चय है। जिसमें कोई अपनी मर्जी से अपना मत नहीं रख सके वो समूह समुच्चय होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला जाता है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। अब सप्ताह के दिन सबके लिए एक ही होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार सब यही बताएंगे जिससे भी आप पूछोगे। ऐसा नहीं कि कोई बता देगा सप्ताह में तो 8 दिन होते हैं। सबके लिए कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यानी उसकी एक परिभाषा है, यानी वो सुपरिभाषित है। इसलिए सप्ताह के दिनों का समूह भी क्या है, एक समुच्चय है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विश्व के सबसे महान बल्लेबाजों का समूह, विश्व के सबसे महान बल्लेबाजों का, तो महान बल्लेबाज हर एक के अनुसार महान बल्लेबाज अलग अलग होंगे। किसी के अनुसार AB डिविलियर्स महान बल्लेबाज है, किसी के अनुसार विराट कोहली महान बल्लेबाज है, या किसी के अनुसार क्रिस गेल महान बल्लेबाज है। तो महान बल्लेबाज होने का जो समूह है ये समुच्चय नहीं है क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। इसमें लोग अपनी बात रख सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो समूह है ये एक समुच्चय नहीं है। जिसमें लोग अपना ज्ञान बांट सके वो जो समूह होगा वो समुच्चय नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला जाता है कि कक्षा 11वीं के प्रतिभाशाली छात्रों का समूह। अब कक्षा 11वीं के प्रतिभाशाली छात्र आपके अनुसार कोई और होंगे, आपके दोस्त के अनुसार कोई और होंगे। इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं अपन, तो हर एक का मत अलग अलग होगा। कोई किसी को समझदार समझता है, कोई किसी को समझदार समझता है। तो वो जो समूह है वो भी आपका एक समुच्चय नहीं है। आई होप आपको समूह और समुच्चय में अंतर समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन एक और बार देखते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय। आप मुझे बताइए कि साल के महीनों का समुच्चय, साल के महीनों का समूह, इस समूह को आप समुच्चय कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। साल में जितने भी महीने होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं, है ना। तो ये जो साल के महीनों का समूह ये एक समुच्चय है। अब आप मुझे बताइए कि विश्व के सबसे महान लेखक, विश्व के सबसे महान लेखक, ये जो समूह है ये समुच्चय एक ही नहीं है। महान होना हर एक के अनुसार अलग अलग होगा। कोई व्यक्ति किसी को महान लेखक समझता है, कोई किसी को। इसलिए ये जो समूह है ये एक सुपरिभाषित समूह नहीं है। यानी समूह को हम समुच्चय कब बोलेंगे, जब वो सुपरिभाषित होगा, सबके लिए उसकी एक जैसी डेफिनेशन होगी। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ सम संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह, सम संख्या यानी कि इसका इवन नंबर का, तो इवन नंबर सबके लिए होंगे 2, 4, 6, 8, 10। इसकी डेफिनेशन वर्ल्ड में सबके लिए एक ही है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है ना। तो ये जो समूह है ये भी एक समुच्चय है। आई होप आपको समूह और समुच्चय में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि
वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं और समुच्चय को हम अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। किससे? ABC और XYZ से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के सभी राज्यों का समूह। अब ये भारत के सभी राज्य सबके लिए एक ही है ना, तो ये भी एक समुच्चय है। ऐसे ऐसे सप्ताह के दिनों का समूह, ये भी क्या है? एक समुच्चय। अब हम बात करते हैं अवयव की। समुच्चय का प्रत्येक सदस्य समुच्चय का क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। समुच्चय में जितने भी सदस्य होंगे उसको उसका अवयव या एलिमेंट बोलेंगे अपन। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो इसमें क्या आएगा? A बराबर AEIOU। अब ये A जो है इस समुच्चय A का क्या है? एक अवयव है। उसी प्रकार ये E भी क्या है? समुच्चय A का अवयव है। अब हम गणित के कुछ मानक समुच्चय देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे कैसे दर्शाते हैं? n से। यह चीज आपको ध्यान रखनी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम कैसे दर्शाएंगे? n से, क्योंकि प्राकृत संख्या को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और प्राकृत संख्या में क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 और कहाँ तक की संख्या होती है? अनंत तक। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? इसको हम दर्शाते हैं W से, जिसको बोला जाता है होल नंबर। और प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम 0 मिला लें तो समूह किसका बनता है? पूर्ण संख्याओं का। और इसमें 0 होता है और प्राकृत संख्या ना तो इसमें माइनस वाली होती है और ना ही बटे वाली संख्या होती है। अब बात करते हैं हम किसकी? पूर्णांकों की। पूर्णांक क्या होंगे? अगर हम इन प्राकृत संख्याओं के माइनस वाले अंक भी इसमें मिला लें तो ये जो ग्रुप बनेगा किसका बनेगा? पूर्णांकों का। पूर्णांकों को हम किससे दर्शाते हैं? I या Z से। पूर्णांकों को हम I से भी रिप्रेजेंट करते हैं या Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है? Q से। परिमेय संख्या क्या होती है? हमें पता है, जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q बराबर नहीं हो किसके? 0 के। जैसे 1/2, 3/2 या 0.3 भी एक कौन सी संख्या है? परिमेय। क्योंकि 0.3 को हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगी, यानी 3/10। दशमलव वाली सभी संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो रूट में से बाहर नहीं आती है, जैसे √2, √3, है ना। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को कौन सी संख्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। इसमें सारी परिमेय संख्या भी आ गई, सारी वास्तविक संख्या भी आ गई, यानी जितने भी नंबर है उन सबको अगर हम एक ग्रुप में ऐड करें तो वो जो ग्रुप बनता है वो किसका बनता है? वास्तविक संख्याओं का। जैसे 3/2, 0, 1, √3, -2, एक सब टाइप का लिख लिया। पॉइंट वाली सब होती है वास्तविक संख्याओं के समूह में। परिमेय अपरिमेय सब, बस एक टाइप की संख्या नहीं होती है, जैसे रूट के अंदर ये माइनस वाली, ये रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, इस टाइप की संख्या नहीं होती है। इन संख्याओं को बोला जाता है अवास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है? तो वास्तविक संख्याओं के समूह में सब संख्या होती है, बस कौन सी संख्या नहीं होती है? जो संख्या रूट में हो और माइनस में हो वो संख्या नहीं होती है। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें से कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैसे दर्शाया जाएगा? n से, है ना। ये आपको सिंबल ध्यान रखने, आपके काम आएंगे। अभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कैसे दर्शाया जाएगा? W से। पूर्णांकों के समुच्चय को कैसे दर्शाया जाएगा? I से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर प्राकृत संख्या की हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी संख्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब आपको डिफाइन भी करना है कि समुच्चय है तो क्यों है। अब इसका पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। संग्रह का मतलब समूह। अब ये जो समूह है ये समुच्चय एक ही नहीं है। तो जे अक्षर से कौन कौन प्रारंभ होते हैं? एक तो जनवरी, जून और जुलाई। और सबके लिए ये जो डेफिनेशन है सबके लिए एक जैसी है, यानी ये जो समूह है ये एक सुपरिभाषित समूह है, इसका मतलब ये एक समुच्चय है। तो पहला वाला क्या है? आपके समुच्चय है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये प्रतिभाशाली होना सुपरिभाषित नहीं है, हर एक के अनुसार अलग अलग कोई ना कोई प्रतिभाशाली हो सकता है। इसलिए ये जो संग्रह है ये एक संग्रह ही है, यानी एक समूह है, ये समुच्चय नहीं है। फिर लिखा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ होना भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ की कोई परिभाषा नहीं होती है ना, सबके अनुसार अलग अलग बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। तो ये जो आपके समूह है ये भी समुच्चय नहीं है, यानी ये भी एक समूह है, समुच्चय नहीं है।
संग्रह भी कह सकते हो आप इसको। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा में जितने बालक है आपको पता है, आपकी कक्षा के किसी भी छात्र से आप पूछोगे तो वो वही जवाब देगा। तो इसका मतलब ये जो समूह है ये एक सुपरिभाषित समूह है, और सुपरिभाषित समूह इसका मतलब ये समुच्चय है। अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से 99 तक, और ये सबके लिए एक जैसी है, किसी के भी लिए इसके डेफिनेशन अलग अलग नहीं है। तो ये जो समूह होगा ये सुपरिभाषित है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि समुच्चय है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं उनका संग्रह, तो उन्होंने लिमिटेड ही उपन्यास लिखे हैं, और अगर आप किससे भी पूछते हो तो उसकी एक परिभाषा है कि जैसे गोदान, कर्मभूमि, ये उनके उपन्यास है। तो ये जो समूह है ये समुच्चय है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह बताइए। सम की एक परिभाषा होती है ना कि जो 2 के गुणज होते हैं सब सम होते हैं। इसका मतलब ये जो समूह है ये भी क्या है? एक समुच्चय, ये भी समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जो प्रश्न आएंगे वो इस एनसीईआरटी की बुक से जितने भी छात्र पढ़ेंगे सबके लिए एक जैसे ही होंगे। इसका मतलब ये जो संग्रह है ये सुपरिभाषित है, और जब संग्रह सुपरिभाषित है तो वो एक समुच्चय होगा, यह आएगा समुच्चय है। विश्व के सबसे खतरनाक जानवर। तो ये खतरनाक होने की कोई परिभाषा नहीं होती। किसी के अनुसार शेर ज्यादा खतरनाक हो सकता है, किसी के अनुसार चीता ज्यादा खतरनाक हो सकता है, किसी के अनुसार हाथी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसमें सब अपना अलग अलग मत रख सकते हैं। इसका मतलब ये जो समूह है ये समुच्चय नहीं है, यानी ये समूह है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि समूह है, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि समुच्चय नहीं है। आई होप आपके पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको बोलेंगे हम अवयव है, यानी एलिमेंट है, अथवा अवयव नहीं है। ऐसे लिख के हम काट देंगे। इसको बोलेंगे अपन अवयव है, और इसको क्या पढ़ेंगे? अवयव नहीं है। आपको रिक्त स्थान में भरना है कि अवयव है या नहीं है। आप बताइए ये जो समुच्चय है इसका अवयव 5 है क्या? इस समुच्चय में 5 है कि नहीं? बिल्कुल 5 है, यानी इसमें चिन्ह आएगा अवयव है का। 5 अवयव है किसका? ए का। 8 इसका अवयव है क्या? 8 इसका अवयव नहीं है, यानी 8 अवयव नहीं है किसका? ए का। 0 अवयव है इसका, 0 भी इसका अवयव नहीं है। चौथे में आप देखिए 4 इसका अवयव है। 5 में 2 अवयव है, 2 अवयव है इसका। और 10 अवयव है क्या? 10 अवयव नहीं है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब हम ये देखते हैं कि समुच्चयों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चयों को कितनी टाइप से लिखा जा सकता है ये देखते हैं हम। समुच्चय को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो होता है सारणीबद्ध रूप जिसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप जिसको बोला जाता है शेड बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखने के नियम देखते हैं कि समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। तो समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखने का नियम होता है कि उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। कौन से ब्रैकेट के अंदर? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और कोई भी अक्षर या कोई भी नंबर डबल नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है कि डिवीजन शब्द के जो अक्षर हैं इनको आप रोस्टर रूप में लिखो। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए बराबर कौन सा ब्रैकेट आएगा? कर्ली ब्रैकेट, और ये डी आ जाएगा, डबल नहीं आएगा कोई भी, फिर कोमा लगा के हम लिखेंगे आई, फिर आ जाएगा वी, फिर आई डबल नहीं आएगा, फिर किसका नंबर आएगा? एस, आई एक बार आ गया, ओ और एन। तो रोस्टर रूप में लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अक्षर डबल नहीं आए, है ना। और कौन से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं? समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ये तो हो गया कौन सा रूप? रोस्टर रूप। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाता है ए बराबर एक्स, इस प्रकार एक्स 3 के गुणज। अब ये जो फॉर्म लिखा है मैंने एक्स इस प्रकार एक्स 3 के गुणज, तो इस फॉर्म को बोला जाता है कौन सा रूप है? ये
ये है आपका समुच्चय निर्माण रूप। जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि एक्स इस प्रकार एक्स, इसको पढ़ेंगे हम इस प्रकार सच डेट एक्स इस प्रकार एक्स की संख्याएं जो है वो 3 की गुणज है। तो इसमें क्या आएगा, ए बराबर, जब इसको हम कौन से रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में यानी सारणीबद्ध रूप में, तो 3 के गुणज क्या, 3 6 3 3 9 12, इस टाइप से 3 के गुणज है। इस टाइप से हम इसको सारणीबद्ध रूप में लिख देंगे। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3, ये बड़े छोटे का मतलब आप समझ लो जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होगा, है ना। -3 से तो बड़ा है, यानी एक्स के जो मान आएंगे वो -3 से तो बड़े होंगे, लेकिन छोटे होंगे किससे, 7 से। तो आप बताइए -3 से बड़ा नंबर क्या होता है, माइनस में छोटी वाली संख्या बड़ी होती है ना। -3 से बड़ा नंबर होगा -2 -1 0, ये सारे के सारे नंबर किससे बड़े हैं। तो आपको कहाँ से कहाँ तक के नंबर लिखने हैं, इसमें एक तो माइनस का 2 आएगा आपके, एक माइनस का 1 आएगा, फिर 0 1 2 3 4 5 और क्या आ जाएगा 6। अगर ऐसा होता कि ऐसा लिखा होता कि -3 और नीचे भी बराबर का चिन्ह है, यानी -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7, तो फिर बराबर है तो 3 भी आता, हम इसको लिखते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर नीचे बराबर होता तो फिर ये दोनों आ जाते। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का। इसमें बोला है कि एक्स इस प्रकार एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था। जो सीधे साधे आपके गिनती के नंबर होंगे उन सबको हम कौन सी संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या लिखनी है। 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से कम बोला है। फिर इसने बोला है सी बराबर एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार एक्स, इसका मतलब ये जो समुच्चय इसमें एक्स के मान इस प्रकार आएंगे कि 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। ऐसी प्राकृत संख्या लिखनी है जिनको जोड़े तो 8 आए। तो एक तो 17 है ना, 1 और 7 को जोड़ते तो 8 आएगा आपके, एक 26 और आप बताइए मुझे एक 35, एक आपके आ जाएगा 44 और एक आपके होगा 53, एक होगा 62 और एक होगा क्या 71 और एक क्या हो जाएगा आपके 80। इन सबके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। ऐसी अभाज्य संख्या आपको लिखनी है जो 60 की। अब 60 की भाजक अभाज्य संख्या लिखने के लिए हम एक काम करते हैं, 60 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कौन से गुणनखंड, तो 60 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितनी बार आएगा, 30 बार, 2 से कितनी बार आएगा, 15 बार, और 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो यह आएगा 2 3 और 5। ये संख्या 60 की क्या है, भाजक है और अभाज्य भी है। अब इसमें 2 बार क्यों नहीं आए, क्योंकि हम कौन से रूप में लिख रहे हैं इसको, हम इसको लिख रहे हैं रोस्टर रूप में, और रोस्टर रूप में लिखते समय कोई भी अवयव डबल नहीं आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें देखिए आप ट्रिगोनोमेट्री शब्दों के अक्षरों का समुच्चय। अब आप मुझे बताइए इसमें एक तो क्या क्या आएगा, एक तो टी आएगा, फिर आपका आर आ गया, आई आ गया, जी, ओ, एन, फिर ओ आएगा क्या, ओ डबल नहीं आएगा, ओ एक बार आ गया है, फिर आपका आएगा एम, फिर आएगा ई, टी एक बार आ गया है तो टी अब नहीं आएगा आपके, तो क्या आएगा फिर आर। देखिए टी भी आ गया एक बार शायद, एक बार आर भी आ गया है, तो अब डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वाई। ये ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय है जिसको हमने कौन से रूप में लिखा, सारणीबद्ध रूप में यानी रोस्टर रूप में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के अक्षर, तो ये आएगा इसमें एक तो बी आ जाएगा, एक बार ई आ जाएगा, फिर एक बार टी आ जाएगा, अब ई डबल नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा आर। इसको हमने कौन से रूप में लिख दिया, सारणीबद्ध रूप में यानी रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव डबल नहीं आए, सबके बीच में कोमा लगा के लिखना है आपको उन अवयवों को।
और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब वैसे ही समुच्चय जब भी लिखा जाएगा हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी आएगा, वो कोई सी भी फॉर्म में हो। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, ये जो लिख रखा है ना आपके क्वेश्चन, x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, ये लिख रखा a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब वो माइनस वाली संख्या भी हो सकती है, और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो जो अगला क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको क्या दिया जाएगा, आपको सारणीबद्ध रूप दे दिया जाएगा और आपको उसको कौन से रूप में लिखना होगा, समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।